यूपी का निकाल लिया और यूपीएसआई ज्वाइन नहीं किया। या ऐसे भी हैं दिल्ली पुलिस वाले ने यूपीएसआई ज्वाइन कर लिया, फिर 1 साल बाद वापस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आके ज्वाइन कर लिया। एक ट्रांसफर होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन, पहले देख आता हूं तो 1 साल में आप वापस उसी डिपार्टमेंट में आकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक होता है, तो ऐसे भी बच्चे हुए हैं। चलो, तो भाई दिल्ली पुलिस मतलब एक बेस्ट जॉब मानी जाती है कि कांस्टेबल भी, कि अक्सर यूपीएसआई से अच्छी नहीं, पद प्रतिष्ठा में तो हो सकता है यूपीएसआई अच्छी हो, सैलरी लगभग बराबर होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई की, बहुत अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है 2-4 हजार का, लेकिन एक प्रेशर हो सकता है उस बच्चे को नहीं हो आदत, तो उसको सिपाही की यार बिना प्रेशर की जॉब है मैं कर लेता हूं, वहां यूपीएसआई में प्रेशर फील हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी हो, भाग आया हो, ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मॉक टेस्ट कब से रेगुलर लगाने चाहिए, ये आप किसमें जानना चाह रहे हो कि भाई मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट कब से रेगुलर लगाने चाहिए। तो देखिए बच्चे, मैं आपसे ये मानता हूं कि आपका सिलेबस अगर आधे से ज्यादा हो गया है तो आपको मॉक टेस्ट धीरे धीरे देना शुरू कर देना चाहिए। ये मैटर नहीं करता जब आप सिलेबस पूरा कर रहे हो कि आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, लेकिन कंप्लीट सिलेबस के बाद भी आपके अगर 40 नंबर आ रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो 40-42 ही घूम रहे हैं, तो आपको उस भर्ती से ध्यान हटा लेना चाहिए और दूसरी पे फोकस करना चाहिए। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप को पहचानने के तरीके बता रहा हूं। ठीक है, वरना आप उसी पर घूमे जाओगे और 40-42 से आपके आगे स्कोर बढ़ नहीं रहा, तो फिर आप उम्मीद क्यों कर रहे हो उस एग्जाम को देने की, फिर आप जितना जल्दी हो जाए मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अभी बहुत जल्दी मत करो, अगर आपका सिलेबस है तो कर लो पहले। ठीक है, और आप अपना स्कोर देखिए, स्कोर तब बढ़ता है जब हम जो मॉक टेस्ट में गलत हुए प्रश्नों पर इतना समय दें कि जब तक एक एक प्रश्न का पूरी तरह एनालिसिस ना कर लूं कि ये क्यों गलत हुआ, इसको आगे सही कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी बनाना। अब आपको लगा ये क्वेश्चन जो इनमें है कि भाई 40-42 सही हुए, 60 क्वेश्चन गलत हुए, उन 60 में आप सब्जेक्ट वाइज देखो कि कितने प्रश्न उन चैप्टर से भी गलत हुए हैं जिनको मैं अपना सही मानता हूं। तो पहले उन चैप्टर के क्वेश्चनों को ढूंढने के प्रयास करें और फिर उन पर फुली फोकस करें, सब पे नहीं करते भाई। मॉक टेस्ट में अगर स्कोर बढ़ाना है ना, सबको एक साथ लेकर के कभी मत चलो। जो गलत हो रहे हैं उनके चैप्टर्स को पहचानो और उनमें देखो कि इन चैप्टर्स को तो मैं मजबूत कर सकता हूं, ये तो मुझे हल्के लगते हैं, आसान लगते हैं, फिर भी मेरा स्कोर क्यों कम आ रहा है इसमें, तो पहले मैं इन्हीं को फोकस कर लेता हूं, पहले उनको फोकस कर लो, तो आप देखेंगे कि फिर उनसे प्रश्न गलत होने बंद हो जाएंगे आपके उन चैप्टर से। और जब उनसे प्रश्न होने गलत बंद हुए तो निश्चित तौर पे स्कोर ऊपर बढ़ेगा आपका। रीजनिंग और मैथ्स में ये करो पहले, और जिन चैप्टर्स से डर लगता है उनको एक तरफ लिख लो कि भाई हां इन चैप्टर्स को मैं बाद में देखूंगा, पहले बाकियों से क्वेश्चन जो गलत हो रहे पहले उनको निपटाता हूं। तो डर वाले चैप्टर्स को एक जगह लिख कर रखो, वो भी होंगे। चलो आगे अगर बात करें कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर टारगेट करें जो श्योर सिलेक्शन हो, तो भाई देखिए मॉक टेस्ट जिस तरह के आरडब्ल्यूए बनाता है, तो आपको अगर 70+ स्कोर हर तरह के मॉक टेस्ट में लेकर आ रहे हो तो एक बेस्ट स्कोर, एक अच्छा एक सिलेक्शन वाले स्टूडेंट का स्कोर माना जाएगा। लेकिन अगर आप 75 क्रॉस करने लगे तो आप ये मानना कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, बस अब एग्जाम देने की देर है। आप एग्जाम के लिए पूरी तरह परफेक्ट हो चुके हैं अगर आप 75 के आसपास चल रहे हैं, तो पूरी तरह से परफेक्शन आप में अंदर आ चुका है। लेकिन 70 और 75 एक खतरनाक होता है बच्चों कि अगर आप 75 ला रहे हैं, चाहे आप 80 ला रहे हैं, लेकिन अगले ही किसी भी टेस्ट में आप सीधा ऐसे धड़ाम से गिरते हैं कि 55 ही रह जाते हैं, तो मैं इस बच्चे को बहुत अच्छा नहीं मानता। इसके भले ही 80 आ रहे हो किसी टेस्ट में, ये मुझे पता है कि जिस दिन भी थोड़ा बहुत भी पेपर में उलटफेर कर दिया उस दिन ये नीचे आ जाएगा, और ये पता नहीं होता किसी को कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है। ठीक है, तो मैं उस बच्चे को ज्यादा अच्छा मानता हूं कि पेपर का लेवल कैसा भी हो, उसका स्कोर आसान भी आया तो 2-3 नंबर बढ़ता है, और बहुत मुश्किल कर दिया तो 2-3 नंबर घट जाता है। यानी वो हर समय 70 के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो सबसे जानदार बच्चा होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अपने स्कोर को स्टेबल करना सीखो।
समझ में आया? तो ये चलो ठीक है। तो स्कोर स्टेबल होंगे आपके सब्जेक्ट पर, आपके उन चैप्टर्स पे विश्वास से कि हाँ, जब आप ये देख लोगे कि ये चैप्टर्स मेरे बिल्कुल कंफर्म है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इनसे मुझे गलत करा दे, इतना स्ट्रांग बनाओ उस चैप्टर को। अब फिर चैप्टर निश्चित है, क्वेश्चन तो उनसे ही आना है, फिर आपका स्कोर गिरा के भी करेगा क्या? कितना गिराएगा? गिरा ही नहीं सकता, तो आपको सब आता है उनमें। तो उतना स्ट्रांग उन चैप्टर्स को रखो। स्ट्रांग चैप्टर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। वीक चैप्टर है तो उनको एक साइड लिखो, उनको धीरे धीरे उन पे काम करो, धीरे धीरे एक को पकड़ो उनमें से जो आपको लगते हैं बहुत मुश्किल चैप्टर है, उनमें से एक के पीछे पड़ जाओ। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आपकी उस लिस्ट में आ जाएगा जो आपके स्ट्रांग चैप्टर है। ठीक है? और भाई कोई भी चैप्टर आपसे नाराज या आपसे दूर इसलिए ही है, वो आपका कमजोर इसलिए ही है क्योंकि आपने उसको समय नहीं दिया। और जब आप उसको समय देना, भाई डरोगे किसी से तो समय दोगे भी कहां? उसका सामना करने की हिम्मत कहां से आएगी फिर आप में, अगर डरोगे तो अगर आपने उसकी समय की समस्या ही खत्म कर दी और समय ज्यादा ही देना शुरू कर दिया उस प्रश्न को, तो फिर वो प्रश्न आपसे चूकेगा ही क्यों? वो चैप्टर चूकेगा ही क्यों? कभी नहीं गलत हो सकता। बस वही चैप्टर कमजोर होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जिनको आपने समय नहीं दिया। इसलिए कहता हूं कि कमजोर चैप्टर्स को एक तरफ लिखो और फिर उनमें से एक एक करके काम करो, चाहे उनमें से एक चैप्टर पर 10 दिन ही क्यों ना लग जाए उसको बनाने में। और 10 दिन में तो अच्छा अच्छा चैप्टर काबू में आ जाएगा भाई, है ना? सब कुछ एक साथ लेके चलोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। धीरे धीरे काम करो अपने ऊपर, है ना? एज काउंट कब से होगा? बच्चों आपको मालूम है कि इसमें 18 से 25 साल जनरल की एज होती है और ओबीसी की 18 से 28 साल होती है। ये ओबीसी के लिए है। और एससी एसटी के लिए 18 से 30 होती है। ये एससी एसटी है। हालांकि हेड कांस्टेबल की मैं बात करूंगा, एचसीएम में तो भी सेम है,